नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आज के करंट अफेयर्स में हम चर्चा करेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध के बारे में। और एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पहली बार किसी भारतीय लेखक ने आपका एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है, तो वो किसने जीता है उनके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन पहले डिस्कशन करते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध के बारे में। अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि आजकल क्या दुनिया में चल रहा है। तो उसके लिए आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता है। डेली करंट अफेयर्स आपको डेली यानी कि रोज मंडे टू सैटरडे सुबह 5 बजे आता है। अगर आप इसे देखते हो और अपने दोस्तों को शेयर करते हो तो ये बढ़िया बात है, और नहीं करते हो तो भी भाई कर दिया करो। फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध के बारे में बात करें तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और उनके समकक्ष ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई। इस वर्चुअल मीटिंग में एक नई बात सामने आई कि वैसे तो 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, रक्षा, दवाइयां और बहुत सारे वो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बात ये हो रही है कि यहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है वो ये आई कि भारत ने कहा है कि आप ऐसा करो कि हम दोनों की जो नौसेनाएं हैं, ध्यान रखिएगा, नेवी नौसेनाएं जो हैं वो एक दूसरे की जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे की नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत ने कहा कि आप हमारे अंडमान निकोबार स्थित नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि आप हमारे इंडोनेशिया के पास वाले कोकोज द्वीप जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ऐसा अचानक क्या हो गया कि दोनों देशों ने आपस में इस तरह की सहमति जताई और इस तरीके से जो सेना है उसका नेवल बेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दी, जबकि आप समझते हैं कि किसी भी दूसरे देश को अपने देश की सेना का नेवल बेस या किसी भी तरह का बेस इस्तेमाल करना एक खतरे से खाली बात नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के संबंध चीन के साथ खराब होते चले जा रहे हैं। भले ही चीन जो है, आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा जो निर्यात है वो आपका चीन के साथ होता है, यानी कि चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा माल खरीदता है, सबसे ज्यादा सामान खरीदता है। लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया उसको पसंद नहीं कर रहा और यहां पर दोनों जो देश हैं उनके रिश्तों में खटास नजर आ रही है। और ऐसे में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का जो रुख है वो भारत के प्रति और ज्यादा नरम होता चला जा रहा है। वैसे ही हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, लेकिन हम और ज्यादा मैत्रीपूर्ण होते चले जा रहे हैं। उसकी बात बताते हैं। देखिए, यहां पर 2 आइलैंड पर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा। ये पूरा फिर मुद्दा आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि वाकई ऐसा क्यों हो रहा है। ये है हिंद महासागर पूरा क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया के आप उधर चले जाओगे, ये इंडोनेशिया वगैरह यहां से शुरू हो जाता है, और अगर आप जाओगे तो ऊपर से ये जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हो ये एशिया है। फिर उसके बाद ये ग्रीन कलर का पपुआ न्यू गिनी है, और यहां पे सोलोमन आइलैंड है। दोनों ही देश गरीब देशों की श्रेणी में आते हैं, द्वीपीय देश है। चाइना यहां क्या कर रहा है? चाइना यहां पर अपने नेवल बेस बना रहा है, और पपुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड उसको करने क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पपुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड में दोनों में कोरोना से लड़ने की उतनी ताकत नहीं है, और ऐसे में चाइना कोरोना में मदद करने के बहाने वहां पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। अच्छा, अगर वहां पर अपनी स्थिति मजबूत कर लेगा तो दिक्कत क्या है? ये दोनों ही जो द्वीपीय देश हैं वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत पास है, और इससे ऑस्ट्रेलिया की संप्रभुता को खतरा हो सकता है, क्योंकि जो चीन है वो एक साम्राज्यवादी नीति वाला देश है। अपने साम्राज्य को लगातार वो बढ़ाता चला जा रहा है। भारत के भी पड़ोसी देशों को उसने कर्जदार बना दिया है, और अब उसकी बारी है पपुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड को कर्जदार बनाने की। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर यहां पर मलक्का स्ट्रेट है। मलक्का स्ट्रेट चीन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के जरिए चीन अपना बहुत सारा सामान अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों तक पहुंचाता है। मलक्का स्ट्रेट की बात करें तो ये आपका इंडिया है। इंडिया से इधर आओगे तो आप बे ऑफ बंगाल मिलेगा, थोड़ा सा और नीचे आएंगे बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया नीचे हुए, ये आपका मलेशिया है। मलेशिया और ये आपका इंडोनेशिया है पूरा। ये अगर आप देखोगे तो ये पूरा आपका इंडोनेशिया और सिंगापुर है। अब यहां पर यह बात होती है कि जो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जो स्ट्रेट है, वाटर स्ट्रेट है, उसको मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है, और ये चीन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या कि अंडमान निकोबार में भारत ने कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया वाले, इसके नीचे आप जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको यहां से मिलना शुरू हो जाएगा, इंडोनेशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से आप देख रहे हो कि यहां पर नेवल बेस ऑस्ट्रेलिया अपना बना सकता है, इसको प्रयोग कर सकता है। भारत अपना नेवल बेस यहां पर कोकोस द्वीप है वहां पर उसको प्रयोग कर सकता है। तो एक तरीके से ये जो मलक्का स्ट्रेट है इसको चोक करने की रणनीति बनाई जा रही है कि अगर कभी भविष्य में चाइना ने कुछ भी गलत कदम उठाए तो दोनों देश मिलकर उसको बहुत बेहतरीन तरीके से रोक पाएंगे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का एक और नया कदम सामने आया है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया लगातार ही भारत का एनएसजी में समर्थन करता रहा है, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप।
न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है, अगर आप इसके बारे में बात करें तो इसका जो जन्म हुआ वो भी भारत की वजह से ही हुआ। सन 1974 इंदिरा गांधी जी की सरकार थी भारत में, तब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। अपने पहले परमाणु परीक्षण से भारत ने ग्रुप ऑफ 7 यानी कि जो G7 कंट्री थे उस समय, आज भी जो है G7 जो कंट्री थे, उनको थोड़ा सा डरा दिया कि भारत जैसे छोटे से देश, उनके लिए भारत छोटा देश था, कि भारत जैसे छोटे से देश के पास परमाणु संपन्नता आ गई है, रोको भाई इसे, ऐसा ना हो कि यह विश्व के सभी लोगों को बंट जाए। तब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का गठन किया गया। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो गठन है, इसकी गठन तो मई 1974 में हो गया था, लेकिन इसकी पहली बैठक नवंबर 1975 में होती है और यह बैठक लंदन में होती है। तो इसके जो ग्रुप होते हैं, इस ग्रुप में जो लोग भाग लेते हैं, उनको कहा जाता है लंदन क्लब। ये लंदन क्लब जो वर्ड है, ये एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से संबंधित है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिंदी में मतलब होता है परमाणु आपूर्तिकर्ता सदस्य। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जो है, इसमें वर्तमान समय में 48 देश हैं। 2016 में भारत ने कोशिश की थी कि वो भी इस ग्रुप में शामिल हो जाए, लेकिन हुआ क्या कि 2016 में अड़ंगा लगा दिया चीन ने और भारत एनएसजी में शामिल नहीं हो पाया। आखिर भारत एनएसजी में शामिल क्यों होना चाहता है, क्यों न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से जुड़ना चाहता है? एनएसजी में वो सभी देश हैं जिनके पास परमाणु शक्ति संपन्न है या किसी भी रूप में उनके पास परमाणु के लिए रॉ मटेरियल है या परमाणु ऊर्जा के लिए रॉ मटेरियल है। लेकिन इनमें से केवल 5 देश ही ऐसे हैं जिनके पास पूरी तरह से परमाणु शक्ति है। अब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से जुड़ने का फायदा यह होता है कि बाकी देशों के सामने आपका रुतबा तो बढ़ता ही है, साथ साथ आपको सस्ता यूरेनियम या न्यूक्लियर का जो रॉ मटेरियल होता है वो आपको प्राप्त होने लगता है, जिससे आप अपने यहां ऊर्जा का उत्पादन बहुत ही सस्ती दरों पर कर सकते हैं। और भारत की यह मंशा काफी समय से है, लेकिन चीन उसमें लगातार अड़ंगा लगाता चला जा रहा है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की सदस्यता हासिल करने के लिए पहले से उपस्थित सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है और यह भविष्य की विडंबना ही है कि जब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप था, उसको शामिल होने के लिए लोगों को एनपीटी पे हस्ताक्षर करना जरूरी होता है। एनपीटी का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका मतलब हो गया कि परमाणु अप्रसार संधि। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश ये वादा करते हैं कि वो अपनी न्यूक्लियर क्षमता या जो भी टेक्निक है वो अन्य देशों को नहीं देंगे और अपने पास जो भी उनके पास परमाणु खाद्यान्न है या जो भी उनके पास परमाणु चीजें हैं या जो भी उनके पास परमाणु संसाधन है, उनका प्रयोग वो सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए करेंगे। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी की अगर हम बात करें तो इस पर हस्ताक्षर के लिए भारत के अलावा अगर देखा जाए तो केवल 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस पर साइन नहीं किए हैं। वो है भारत, इजराइल, पाकिस्तान, दक्षिण सूडान और उत्तर कोरिया। ये 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस पर अभी तक साइन नहीं किए हैं। बाकी पूरा आप देख सकते हो कि ग्रीन हो गया है, यानी कि विश्व के सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उत्तर कोरिया ने भी हस्ताक्षर किए थे, लेकिन वो बाद में इसको तोड़ भी दिया और उससे बाहर भी चला आया। अगर बात करें तो इसका जो प्रस्ताव सर्वप्रथम आयरलैंड ने रखा था और सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला जो राष्ट्र था वो फिनलैंड था। परमाणु अप्रसार संधि को एनपीटी के नाम से भी जाना जाता है। नॉन न्यूक्लियर होना चाहिए, नॉन नहीं, यहां पे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी होता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना है। 1 जुलाई 1968 से इस समझौते पर हस्ताक्षर होना शुरू हुए और अभी तक इस पर कुल 190 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें से 5 के पास आणविक हथियार हैं। ये हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। सिर्फ 5 संप्रभुता संपन्न देश इसके सदस्य नहीं है, वो है भारत, इजराइल, पाकिस्तान, दक्षिणी सूडान और उत्तर कोरिया। एनपीटी के तहत भारत को परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं दी गई है, इसीलिए इस पर हस्ताक्षर करने का दबाव भी नहीं बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इस संबंधी के मुताबिक जिन लोगों ने 1 जुलाई 1967 से पहले परमाणु संपन्नता हासिल कर ली थी, उन्हीं को ही परमाणु संपन्न शक्ति माना जाता है और इस संधि के मुताबिक भारत के पास परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है। अब ये आप मान सकते हो, ये अपवाद भी हो सकता है कि भाई कैसे नहीं मानोगे, हमारे पास तो है, हम बम फोड़ के दिखा देंगे, तो वो अलग चीजें हो गई। यहां पर अभी भारत को इस तरह से नहीं माना जाए, तो भारत अगर इस पर संधि पर हस्ताक्षर नहीं भी करता है तो भी एनएसजी में शामिल हो सकता है। पॉइंट यह है कि एनएसजी में शामिल होने के लिए एनपीटी पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसकी वजह से चाइना जो है लगातार भारत का विरोध करता चला आ रहा है। एक बार भारत अगर एनएसजी में शामिल हो गया तो भारत को बहुत ही सस्ती दरों पर यूरेनियम वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से भारत बहुत आगे जा सकता है। और यही एक वजह है कि भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया का समर्थन जुटा रहा है। और इस तरह से सभी देशों के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा करना शुरू की थी तो उनका एक सूत्री कार्यक्रम था कि एनएसजी के लिए यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के लिए समर्थन जुटाना।
तो ऑस्ट्रेलिया ने इसमें समर्थन की बात की है। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा जो फंडा है, ये पूरा का पूरा जो न्यूज है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है, ये है कृतिका पांडे। कृतिका पांडे जी वर्तमान समय में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में MFA का कोर्स कर रही हैं, यानी कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोर्स कर रही हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने रीजनल क्षेत्र यानी कि क्षेत्रीय के लिए, क्योंकि जो पुरस्कार है आपका कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, ये क्षेत्रीय रूप में दिया जाता है, मतलब कि यूरोप के लिए अलग दिया जाएगा, एशिया के लिए अलग दिया जाएगा। तो एशिया के लिए जो पुरस्कार मिला है वो कृतिका पांडे को मिला है। ये पहली भारतीय लेखिका है जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने इस साल कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक नाम की उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। शॉर्ट स्टोरी को कुछ हजार शब्दों में खत्म करना होता है और ये अप्रकाशित होते हैं। अप्रकाशित मतलब आप कभी ब्लॉग पे लिख दीजिए या यूट्यूब के जरिए या आप किसी वेबसाइट पे लिख दीजिए, तो इस तरीके से ये बिना पब्लिशिंग वाली स्टोरी होती हैं, जिसको चुना जाता है और इस बार इसको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पुस्तक का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। इस पुस्तक में जो कहानी है वो एक मुस्लिम लड़के की और एक हिंदू लड़की की प्रेम कहानी के ऊपर है, जिसमें वो एक प्रेम की भावना को दर्शाते हैं जब पूरा समाज हिंदू और मुस्लिम के झगड़ों में टूटा हुआ है, नफरत भरी पड़ी है, तो उसको उसमें से प्यार को निकाल के ये कहानी लेकर आती है। तो इस पुस्तक में इन्होंने ये कहानी दर्शाई है और कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज हर साल सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित लघु कथा के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं तो आप एक सामान्य नागरिक हैं, तो आप इस पुरस्कार के लिए एलिजिबल हैं और आप भी अपनी कोई कहानी लिखकर किसी ब्लॉग पर लिख सकते हैं, जिसको थोड़ा सा पब्लिसिटी मिल जाए, जिसको थोड़ा सा लोग जानने लगे, तो हो सकता है ये पुरस्कार आपको भी मिल जाए। तो फिलहाल पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक, क्योंकि पहली भारतीय लेखिका है कृतिका पांडे जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस वजह से ये पुरस्कार के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाती है। अगली जानकारी पे चलते हैं। अगली जानकारी है, हम सभी को पता है कि हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस की जो शुरुआत थी वो 5 जून 1974 को हुई थी। प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है, यानी एक थीम का चयन किया जाता है। इस बार इसकी जो थीम रही है वो रही है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस दिन खासकर जो मोटिव होता है वो ये होता है कि पृथ्वी को नए पेड़ प्रदान करना। ऐसा माना जाता है कि वृक्ष जो है वो हमारे जीवन के अनमोल घटक हैं और जो ऑक्सीजन जीवनदायिनी ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं वो वृक्ष के जरिए ही प्राप्त करते हैं। अगर हम एक वृक्ष लगाते हैं तो उससे कई पशु पक्षियों को राहत मिलती है और उनको रहने के लिए घर वगैरह मिलता है और इसी तरीके से हमें भी एक ऑक्सीजन का एक नया स्रोत मिलता है। तो पर्यावरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो वृक्ष है। अगर आपने अभी भी पर्यावरण दिवस नहीं मनाया है तो आप मना सकते हो, एक छोटा सा पेड़ लगा करके और उसकी देखभाल कर करके। तो फिलहाल इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमारे पास यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी धरती के पर्यावरण को बनाए रखें, हम उसके साथ खिलवाड़ ना करें। नहीं तो जैसे कोरोना आया, जैसे निसर्ग आया, जैसे अम्फान आया, लगातार हम जैविक आपदाओं में फंसते चले जाएंगे और पृथ्वी पर संतुलन नहीं बना रह पाएगा। क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ दिन था और इंपॉर्टेंट डे में से एक है, यानी कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और डे मैंने कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इस बार इसकी थीम, जो डे की थीम रही है वो काफी कंफ्यूजिंग रही है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहले 2 फरवरी को एक डे मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी 1972 को आपका रामसर, ईरान के शहर रामसर में एक सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन, तो उस दिन से इस दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। इस बार इसकी जो थीम रही है वो रही है वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी यानी कि आर्द्र भूमि और जैव विविधता। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक जैसी सिमिलर थीम यहां पे मिलेगी, जिससे आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेना कि वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी वेटलैंड की थीम थी, जबकि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट यानी कि अंतरराष्ट्रीय वनों के लिए दिवस या वनों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस जो था वो 21 मार्च को मनाया जाता है और इसकी जो थीम रही है वो फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी इस साल 2020 के लिए लगी है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस, कंफ्यूज मत होइएगा, ये है
वनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और यह है विश्व वन्य जीव दिवस, यानी कि जो वनों में रहते हैं जीव जंतु उनके लिए यह दिवस मनाया जाता है, उनके लिए जागरूकता जगाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इसी दिन वर्ल्ड हेरिंग डे भी मनाया जाता है, लेकिन इसकी कोई थीम हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे याद रखो 3 मार्च, और इसकी थीम रही है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, जितने भी जीवन पृथ्वी पर है उसको बनाए रखना। आगे वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च फिर 22 मार्च। 21 मार्च को जंगल में जाएंगे, 22 मार्च को पानी पिएंगे, और 23 मार्च को मौसम देखेंगे। तो 21, 22, 23 मार्च ये 3 जो डे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर एंड क्लाइमेट एक्सचेंज, इसकी जो थीम रही वो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज रही। और अगले दिन ही हमने एक दिन मनाया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी थीम रही क्लाइमेट एंड वाटर। थोड़ा सा चेंज है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि जल और जलवायु परिवर्तन, और यह है जलवायु और जल। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की थीम की याद रखिएगा, डे जरूर याद रखिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम हर साल 7 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार इसकी जो थीम रही वो सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड WHO द्वारा मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। उन्होंने इस बार इसको यानी कि 2020 का जो ईयर है उसको ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ घोषित किया है। उसी को लेकर इन्होंने थीम बनाई थी, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और इस बार इसकी जो थीम रही है वो रही है क्लाइमेट एक्शन। क्या रही है? क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन से याद आता है एक वर्ड है क्लाइमेट इमरजेंसी, यानी कि जलवायु आपातकाल। इसको इस बार ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, जबकि आपका संविधान हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड द्वारा घोषित किया गया है। काफी सारी जानकारी आपके लिए, फटाफट से एक बार और नजर मार लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वनों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 21 मार्च, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। एंड उसी के ठीक एक दिन बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च, क्लाइमेट एंड वाटर। कुछ याद हुआ हो चाहे ना याद हुआ हो, ये 3 तो जरूर याद हो गए होंगे। अगली जानकारी है, एक नई स्कीम आई है ट्यूलिप। वैसे तो ट्यूलिप नाम का पेड़ होता है, लेकिन ट्यूलिप का फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। हम सभी जानते हैं कि यार देश में जो इंजीनियरों की हालत है कि मतलब कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनसे जो इंजीनियर निकलते हैं उनको उस हिसाब से नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो है डूइंग बाय लर्निंग। ठीक है, डूइंग बाय लर्निंग मतलब कि डू बाय लर्निंग भी आप कह सकते हैं। कहना मतलब है सीखो, सीख के करो। जब कोई भी चीज है उसको पहले सीख लो फिर करो। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में होना क्या चाहिए? प्रैक्टिकल लाइफ में होना चाहिए लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब यह है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अभी हाल ही में आकांक्षी भारत यानी कि एस्पिरेशनल इंडिया के टर्म्स में जब बात की थी तो इस योजना की चर्चा की थी। वहां पे उन्होंने 2 लाइन बोली थी कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डूइंग बाय लर्निंग से हमें लेकर आना होगा लर्निंग बाय डूइंग पर, यानी हम कुछ करें और फिर सीखें, हम खुद के अनुभव से सीखें। उनका कहने का मतलब यह था कि हमें अपनी पढ़ाई के दौरान प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा जोर देना होगा, क्योंकि जो कुछ भी हम आज पढ़ा रहे हैं या जो कुछ भी हम आज पढ़ रहे हैं उसका हमारे प्रैक्टिकल जीवन पे उतना प्रयोग नहीं हो पाता। ऐसे में कुछ ऐसे कोर्सेज लेकर आना बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से जो भी हमारे बेरोजगार युवा हैं, खासकर जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ ऐसे कोर्सेज सिखा दिए जाएं जिससे वो अपने आप को एंटरप्रेन्योर के रूप में विकसित कर सकें और लोगों को रोजगार दे सकें। यह प्रोग्राम शुरू किया गया, इसका नाम दिया गया है ट्यूलिप, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को 3 लोगों ने मिलकर लॉन्च किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, और आवास और शहरी विकास मंत्रालय वर्तमान समय में हरदीप सिंह पुरी जी के पास है। तो इन 3 लोगों ने मिलकर, इन 3 संस्थाओं ने मिलकर या इन 3 मंत्रालयों ने मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया ट्यूलिप, और इसका जो लक्ष्य है वो देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों के और स्मार्ट शहरों में नए स्नातक जो भी होंगे उनको प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है, और उनके अंदर जो भी स्किल है उसको इस तरीके से डेवलप करना है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें और रोजगार परक बन सके। ट्यूलिप कार्यक्रम के माध्यम से आधुनिक तकनीकों और नवीन तरीकों की मदद से शहरी स्थानीय निकायों में सुधार के लिए समाचार विचारों में उत्पन्न करने के लिए भारत युवाओं को एक अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी कि जो भारत के जो युवा हैं उनको थोड़ा सा यह अवसर प्रदान किया जाएगा। यहां पर नरेंद्र मोदी जी का एक स्लोगन है, इसको पढ़ लेते हैं, इंडिया युवा शक्ति इज एक्सेलिंग इन एवरी स्पेयर ऑफ एक्टिविटी।
with holistic effort, and our government is creating a right ecosystem where energy enthusiasm, strong intent and good ideas of our youth power the vision of self-reliant and self-sufficient India। तो किसी तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात ये वापस से कह रहे हैं कि हमारे युवाओं के अंदर जो जोश है उसको सही पर्यावरण प्रदान करके उसको सही दिशा में लेकर आना होगा। इसके लिए 3 मंत्रालय, 3 लोग, AICT जो कि आपके पूरे देश के अंदर जितने भी टेक्निकल कॉलेज हैं उनकी मान्यता से संबंधित चीजों को देखती है और उनके अंदर एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए नियामक संस्था है। इसकी स्थापना नवंबर 1945 में करवाई गई थी और ये वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे। अनिल सहस्त्रबुद्धे, जब भी ये सहस्त्रबुद्धे सुनता हूं तो मुझे 3 इडियट आ जाता है, वो वायरस वाला वीरू सहस्त्रबुद्धे। तो फिलहाल ट्यूलिप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो हमारे युवा हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेल करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम दिए जाएंगे। और अगर आप भी इस तरह के कोई युवा हैं तो यहाँ पर जो वेबसाइट ट्यूलिप के जरिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप भी अपने हिसाब का कोई भी कोर्स कर सकते हैं। अभी तक क्या इस कोर्स को करने का कोई स्टाइपेंड वगैरह दिया जाएगा तो ऐसा कोई घोषणा नहीं है कि स्टाइपेंड आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ भविष्य में लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप घर बैठे कोई कोर्स करें, ऑनलाइन कोई कोर्स करें और इसके लिए आपको स्टाइपेंड यानी कि जैसे आप सहायता राशि होती है वो आपको प्रदान की जाए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो भी स्नातक हैं और बेरोजगारी फील कर रहे हैं तो वो ट्यूलिप पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं और देखें शायद सरकार उनके लायक भी कुछ चीजें कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगली जानकारी है, सूचना मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 नाम की एक ई बुकलेट का लॉन्च किया है। इस ई बुकलेट के अंदर जो मोदी सरकार जो 1 साल हो गया है उनकी उपलब्धियों को दर्शाया गया है। इसमें उन्होंने धारा 370 उन्मूलन, अयोध्या राम मंदिर मुद्दे का निपटारा, ट्रिपल तलाक का अपराधीकरण और बोडो समझौता, नागरिकता अधिनियम में संशोधन, इस पुस्तक के कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए की गई कार्यवाहियों और आर्थिक गिरावट से कैसे निपटा जा रहा है, इस पर भी एक अलग से भाग दिया गया है। तो सरकार की योजना को दर्शाने के लिए बुकलेट लॉन्च की गई है, उसका नाम है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया। अगली जानकारी है, बोरिस जॉनसन जो खुद कोरोना महामारी से लड़के वापस आए तो उन्होंने वैक्सीन समिट की है अभी हाल ही में, ग्लोबल वैक्सीन समिट यानी कि वैश्विक टीकाकरण सम्मेलन। तो इस वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा की गई है। समिट में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया और उन्होंने इसके लिए 1.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कि 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की भी बात की है और साथ साथ एक फंड बनाने की बात की है ताकि जो भी वैक्सीन डेवलप की जाए उसमें फंड में कमी ना आए और पूरी तरीके से वो अच्छे से डेवलप होकर सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो ग्लोबल वैक्सीन समिट, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहे। अगली जानकारी है, राजीव टोपनो, वरिष्ठ राजनयिक राजीव टोपनो को वाशिंगटन डीसी, जी हां, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का आपका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान समय में डेविड मालपास जो है वो इसके हेड है और हमारी जो स्टेट बैंक की एमडी रही यानी मैनेजिंग डायरेक्टर रही, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रही, वो आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है जाके वर्ल्ड बैंक में। अंशुला कांजी उनका नाम है, ये आपको पता होगा। हाल फिलहाल वरिष्ठ राजनयिक राजीव टोपनो को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। वह 1996 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन? राजीव टोपनो। कहां गए हैं? वर्ल्ड बैंक गए हैं। क्या करेंगे जाके? वहां पर जो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके वरिष्ठ सलाहकार के रूप में ये नियुक्त हुए हैं। अगली जानकारी है, जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल ने अपना सैलरी पता करने के लिए एक मेरा वेतन नाम का मोबाइल ट्रैकर ऐप शुरू किया है। जम्मू कश्मीर पहाड़ों से भरा हुआ है और ऐसे में कहीं पर आना जाना काफी ज्यादा दुर्गम होता है। तो जो दूरस्थ स्थानों पर सरकारी कर्मचारी काम करते हैं वो अपने वेतन के बारे में जानकारी ले पाएंगे कि कब उनका इंक्रीमेंट होगा, कब उनको कौन सा भत्ता मिलेगा, ये सारी जानकारी उनको ऐप के जरिए मिलेगी और इस ऐप का नाम रखा गया है मेरा वेतन। मेरा वेतन नाम का जो ऐप है, इस तरह की सुविधा जो है ये भारत सरकार ने पहली बार शुरू की है और ये जम्मू कश्मीर इसको शुरू करने वाला पहला राज्य भी है। इस ऐप के जरिए लोगों को अपने वेतन के बारे में जानकारी मिलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो फिलहाल मेरा वेतन ऐप के लॉन्च होने से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी जिनकी डीडीओ तक पहुंच नहीं है। अब डीडीओ का मतलब होता है, क्या होता है? ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। ड्रॉइंग यानी कि DRAWING, ड्रॉइंग मतलब कि विड्रॉ करना वाला ड्रॉइंग,
ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, मतलब जो आपका वेतन को डिसबर्स करता है फाइनली, जिसके साइन से वेतन आपके खाते में आता है। तो यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर जेके भुगतान प्रणाली एप्लीकेशन के कंप्यूटरीकरण को एंड टू एंड तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट सेंटर द्वारा विकसित की गई है। तो मेरा वेतन ऐप जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगली जानकारी है, ब्रजेंद्र नवनीत जो है वो भारत के नए राजदूत बने हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका काम है पूरे विश्व में देशों के बीच जो व्यापार होता है उनके जो भी टैक्स होते हैं उनको किसी भी तरीके से कम बनाए रखना, कंपिटिटिव बनाए रखना, और साथ साथ किसी भी तरह की और कोई भी बाधा आती है अंतर्देशीय व्यापारों में तो उसको दूर करने वाली संस्था है। डब्ल्यूटीओ जो वर्तमान समय में हेड है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के विश्व व्यापार संगठन के जो हेड है वो है पास्कल लैमी। कौन है? पास्कल लैमी वर्तमान समय में आपके डब्ल्यूटीओ के हेड है। तो हाल फिलहाल ब्रजेंद्र नवनीत जो है इनको हमारी तरफ से भेजा गया है कि भाई आप जाओ और भारत का डब्ल्यूटीओ में प्रतिनिधित्व करो, अगर कोई समस्या आती है तो उसको दूर करने की कोशिश करो। हमारी तरफ से हमारा सबसे बड़ा प्रतिनिधि डब्ल्यूटीओ के अंदर कौन होंगे? अब वो ब्रजेंद्र नवनीत होंगे। तो हाल फिलहाल वो स्थायी मिशन में जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में तैनात होंगे। नवनीत जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय से संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है, उन्होंने पीएमआई में जेएस दीपक की जगह ली है। इससे पहले कौन काम कर रहे थे? इससे पहले वहां पर जेएस दीपक जी काम कर रहे थे, जिनका 2 साल का विस्तारित कार्यकाल 31 मई को खत्म हो गया है। तो डब्ल्यूटीओ में भेजे गए हैं कौन? ब्रजेंद्र नवनीत। वर्तमान समय में डब्ल्यूटीओ के हेड कौन है? पास्कल लैमी। इसका मुख्यालय कहां है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान समय में 164 मेंबर हैं और 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। 1995 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। अगली जानकारी है, एक पुस्तक है बिहाइंड द मास्क। कोरोना वायरस दुनिया भर में 5.5 मिलियन से अधिक लोगों को संक्रमित कर चुका है। जैसा कि देश कोविड-19 संकट से जूझते हैं, महामारी सामाजिक आर्थिक पतन पर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में मोहम्मद अब्दुल मन्नान की एक किताब आई है और जिसका नाम है बिहाइंड द मास्क में इन सवालों के जवाब दिए गए हैं कि कैसे आर्थिक जो भी परेशानियां आ रही है उनसे दूर किया जाए। तो पुस्तक में कोरोना वायरस की उत्पत्ति और प्रसार के विवरण दिया गया है और इससे दुनिया को बीमार, घबराहट और टॉप सी टर्वी वाला बना दिया है। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यह समझना है कि इस पुस्तक है वो है बिहाइंड द मास्क कोविड-19। ये पुस्तक लिखी है मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने और इसमें इन्होंने ये दर्शाया है कि किस तरीके से कोविड-19 से लड़ना है और उसका आर्थिक स्तर पे हमारा क्या प्रभाव हो सकता है, उससे हम किस प्रकार से दूर हो सकते हैं। अगली जानकारी है, राजस्थान जो है कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में सबसे पहले नंबर पर आया है। यानी जितने भी राज्य कोविड-19 से लड़ रहे थे भारत के अंदर, वैसे तो गोवा सबसे पहले फ्री होने वाला राज्य है, मतलब कि वहां पे कोविड-19 से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य गोवा है, जबकि यूरोपीय एक कंट्री है स्लोवेनिया जो कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला देश बना था। फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक के तहत 10 राज्यों के लिए गए विश्लेषण में राजस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जहां कोविड-19 महामारी का डबलिंग यानी कि उसके लगभग 2 गुने होने की जो दर समय पूरे देश में 12 दिन है, वहां राजस्थान में ये 18 दिन में डेवलप हो रहा है, यानी वहां काफी धीमे से ये डेवलप हो रहा है। तो कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक कोविड-19 के पॉजिटिव मामले, सही हो चुके मरीज, मृत्यु दर जैसे पैरामीटरों के आधार पर राज्यों का विश्लेषण किया गया और इसमें राजस्थान सरकार जो है, ये राजस्थान राज्य जो है वो पहले स्थान पर आया है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया है और वहां पर जो ग्राफ है वो लगातार गिरता चला जा रहा है कोविड-19 के पेशेंट का। हालांकि फिलहाल 10,000 हो गए हैं वहां पे, लेकिन उसमें एक्टिव जो है वो 2,699 ही है। बाकी जो ठीक होने की दर है वो वहां पर कोरोना होने की दर से कहीं ज्यादा है। तो राजस्थान पहले स्थान पर आया है कोविड-19 प्रबंधन सूची। इसको हमारे रक्षा मंत्रालय ने OFB यानी आयुध निर्माणी बोर्ड को 156 BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का ऑर्डर दिया है। ये एक तरह की तोप होती है। यह मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तेलंगाना के मेडक में स्थित आयुध कारखाने द्वारा 1094 करोड़ की लागत से ICV का निर्माण किया जाएगा, यानी कि इंडियन कॉम्बैट व्हीकल, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का निर्माण किया जाएगा। ICV का निर्माण 2023 तक पूरा हो जाएगा। इन ICV के निर्माण से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन की मौजूदा कमी को कम किया जाएगा और सेना को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो फिलहाल किसका ऑर्डर दिया गया है? 156 BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जिसे ICV भी कहा जाता है, इसका ऑर्डर दिया गया है और तेलंगाना के मेडक में स्थित आयुध कारखाने द्वारा इसको तैयार किया जाएगा।
अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? उनका नाम है कृतिका पांडे। किस संगठन ने 156 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से 1094 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है? तो वो है आयुध निर्माणी बोर्ड और इसका जो प्रोडक्शन होगा वो आपका तेलंगाना में होगा। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 प्रबंधक सूचकांक में तहत 10 राज्यों के किए गए विश्लेषण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो वो राजस्थान है। भारत ने किसको विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो उनका नाम है ब्रजेंद्र नवनीत। हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है और विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नई दिल्ली में स्थायी सदस्य का समर्थन भी किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम में एल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है लर्निंग। किसने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन का संस्करण लॉन्च किया है? प्रथम संस्करण तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। किसको वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक की कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो वह है राजीव टोपनो। हाल ही में आयोजित की गई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? ब्रिटेन द्वारा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा। किसके द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक एक बुकलेट का लॉन्च किया गया है? तो वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय। बिहाइंड द मार्क पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है मोहम्मद अब्दुल मन्नान। ये काफी पुरानी न्यूज है लेकिन काफी दिन से छूट रही थी तो इसको मैं पकड़ के ले आया हूं आज। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। कब मनाया जाता है? 5 जून को। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। बिहाइंड द मास्क पुस्तक किसने लिखी है? मोहम्मद अब्दुल मन्नान। किस संगठन ने 156 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से 1094 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है? तो वो है OFB। किस लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है? तो उनका नाम है कृतिका पांडे। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक के तहत 10 राज्यों के किए गए विश्लेषण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है? तो वह है राजस्थान। भारत ने किसको विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो वो है ब्रजेंद्र नवनीत। जे दीपक की जगह लेंगे। हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन देने की बात की है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ट्यूलिप भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है जिसमें एल का अर्थ है लर्निंग, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। किसने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप का संस्करण मेरा वेतन लॉन्च किया है? तो वो हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। किसको वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो वो है राजीव टोपनो। हाल ही में आयोजित की गई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा। किसके द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक ई बुकलेट लॉन्च की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार की थीम क्या रही है? वो है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। 5 जून को हर साल मनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में कौन है? स्कॉट मॉरिसन, जिनके साथ अभी पीएम नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल बैठक यानी वर्चुअल मीटिंग हुई। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूं कि आपको नई जानकारियां मिली होंगी। अभी के लिए इतना ही रखता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।